स्टूडेंट्स, वेलकम टू एल एंड डिजिटल। सो मैं देवेश कुमार शर्मा आपके लिए फिर से लेकर के आया हूं करंट इलेक्ट्रिसिटी का सेकंड पार्ट जेईई मेंस पीवाईक्यू सीरीज उड़ान में। तो देखो बच्चों, हमने काफी सारे क्वेश्चंस की हम बात कर चुके थे और काफी डिफरेंट टाइप के कॉन्सेप्ट हमने देखे, और वैसे ही कुछ कॉन्सेप्ट फिर से आपको जेईई मेंस एग्जाम में मोर और लेस उसी तरीके के कॉन्सेप्ट, उसी तरीके के क्वेश्चन आपको फिर से वहां पर मिलने वाले हैं। तो चलो बच्चों, इसके सेकंड पार्ट की हम बात करते हैं। कुछ और भी अच्छे क्वेश्चंस आज हम इसमें करने वाले हैं, तो चलो देखते हैं सेकंड पार्ट में किस तरीके के क्वेश्चंस रहेंगे। यहां पर अगर हम बात करें तो इस चैप्टर में कौन कौन से सब टॉपिक्स हैं, इनका डिस्कशन हम कर चुके थे। तो ये हमने देख लिया था कि ऑलमोस्ट अगर हम हर एक सब टॉपिक से बात करें तो जो वेटेज है वो मोर और लेस सबका बराबर है। तो यहां पर मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कि किसी भी करंट इलेक्ट्रिसिटी में किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक की अगर हम बात करें तो उसके क्वेश्चन हम कर लें और वो वाला टॉपिक अब स्ट्रॉन्ग कर लें, बाकी को अगर हम छोड़ दें तो उससे अपना काम बन जाएगा। तो ऐसा नहीं है यहां पर, है ना। ऑलमोस्ट हमें हर एक सब टॉपिक के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। क्वेश्चन किसी से भी पूछा जा सकता है, केसीएल केवीएल से पूछा जा सकता है, माइक्रोस्कोपिक ओम्स लो उससे रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर एंड वोल्टमीटर उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन होता है, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन उसके ऊपर बेस्ड हो सकता है। तो यहां पर इस तरीके का सिचुएशन है कि हमें करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर के ऊपर अच्छे से कमांड होनी चाहिए। क्वेश्चन कहीं से भी इसमें पूछा जा सकता है ना। क्योंकि अगर हम वेरिएशन देखें कि कौन सा टॉपिक सबसे ज्यादा पूछा गया है, तो उस लिहाज से तो देखिए तो 19% टॉपिक अपना फर्स्ट वाला जो सब टॉपिक है जिसमें लिखा हुआ है माइक्रोस्कोपिक डिस्क्रिप्शन ऑफ रेजिस्टिविटी, मतलब ओम्स लॉ से रिलेटेड उस तरीके के क्वेश्चन ज्यादातर यहां पर पूछे गए। उसके बाद अगर हम बात करें तो केसीएल केवीएल के ऊपर क्वेश्चंस ज्यादा पूछे गए। तो चलो देखते हैं इसमें और किस तरीके के क्वेश्चन। पार्ट 1 में काफी सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, देखते हैं नेक्स्ट इसमें। तो जो हमारा क्वेश्चन रहेगा पार्ट 2 का सबसे पहला क्वेश्चन, तो देखते इसमें देखो क्या पूछा जा रहा है। द एक्चुअल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस कैपिटल आर शोन इन द फिगर इज 30 ओम। तो यहां पर एक सर्किट हमें यहां पर दिया हुआ है, अमीटर लगाया हुआ है, वोल्टमीटर लगाया हुआ है, बैटरी है और एक रेजिस्टेंस है। तो सबसे पहला जो स्टेटमेंट है उसमें यही बोला गया है कि जो एक्चुअल वैल्यू है उस रेजिस्टेंस की वो 30 ओम है। दिस इज मेजर्ड इन एन एक्सपेरिमेंट एज शोन यूजिंग द स्टैंडर्ड फॉर्मूला R इज इक्वल टू V अपॉन I। तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम R को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो वोल्टमीटर की हेल्प से हम कैलकुलेट करेंगे कि उसके ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, और अमीटर की हेल्प से हम कैलकुलेट करेंगे कि कितना करंट फ्लो कर रहा है। दोनों मेजर करके जब इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो वहां से हम रेजिस्टेंस का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो इस तरीके का यहां पर ये सिचुएशन है, वेयर V एंड I आर द रीडिंग्स ऑफ द वोल्टमीटर एंड अमीटर रिस्पेक्टिवली। इफ द मेजर्ड वैल्यू ऑफ कैपिटल R इज 5% लेस। हुआ क्या कि उसका एक्चुअल वैल्यू तो 30 ओम है, लेकिन जब हमने मेजर किया तो उसका जो वैल्यू है वो 5% कम आया। तो हमसे पूछा गया है कि देन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्टमीटर इज। तो जो वोल्टमीटर हमने यूज किया है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है या उसका रेजिस्टेंस कितना है, ये हमसे यहां पर पूछा जा रहा है। अमीटर के बारे में कुछ नहीं बोला हुआ है तो उसको हम आइडियल कंसीडर करके चलेंगे, और वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस हमें यहां पर कैलकुलेट करके बताना है। तो अमीटर का रेजिस्टेंस हम 0 लेंगे। आइडियली वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, लेकिन इस सिचुएशन में, है ना, इस सिचुएशन में अगर हम बात करें तो इनफाइनाइट नहीं होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू निकल करके आएगा। 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं, इनमें से कोई वैल्यू होगा, है ना। क्योंकि इस अगर मान लो कि वो इनफाइनाइट होता तो फिर तो एक्चुअल वैल्यू हमें मिलता आर का, वो कम नहीं मिलता, लेकिन यहां पर इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वो 5% कम मिलता है। तो चलो देखें इसमें किस तरीके से इसका सॉल्यूशन हम करेंगे। तो अल्टीमेटली यहां पर जब वोल्टमीटर हमने लगाया तो इसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस हमने कंसीडर कर लिया, लेट्स से स्मॉल आर। तो स्मॉल आर जब हम लगाएंगे तो बैटरी तो उतना ही है ना, बैटरी उतना ही है। और इनफैक्ट अगर हम बात करें तो ये जो वोल्टमीटर रीड करेगा वो कितना रीड करेगा, तो जितना ईएमएफ होगा इसका बैटरी का उतना वो रीड करेगा, या हम टर्मिनल वोल्टेज बोल रहे हैं, टर्मिनल वोल्टेज जितना होगा उतना वो रीड करेगा वोल्टमीटर। ऑलराइट, तो यहां पर तो V में तो कोई चेंज नहीं आया, लेकिन इसका अगर हम कुछ रेजिस्टेंस कंसीडर करेंगे, वोल्टमीटर का अगर कुछ रेजिस्टेंस हम कंसीडर करेंगे, लेट्स से स्मॉल r, तो फिर इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट चेंज हो गया, है ना। और बैटरी तो उतने की है, तो जो करंट है वो चेंज हो जाएगा। और क्योंकि ये पैरेलल में लगा है तो इफेक्टिव जो रेजिस्टेंस होगा वो कैपिटल R से कम आएगा।
और अगर कैपिटल आर से इफेक्टिव रेजिस्टेंस कम आएगा तो आई क्या आएगा, आई ज्यादा आएगा। और जैसे ही आई ज्यादा आया तो वी उतना ही है, आई ज्यादा है तो आर क्या हो जाएगा, आर कम हो जाएगा। और यही क्वेश्चन में बोला भी गया है कि वो कितना कम हो जाता है, वो 5% कम उसका रीडिंग हमें मिलता है। तो बताओ इस सिचुएशन में कि वोल्टमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, ये हमसे बोला गया। तो सबसे पहले अगर मैं ये पूछूं कि 5% ऑफ 30 है ना, 5% ऑफ 30 ये कितना होगा, तो यहां से हम देख सकते हैं इट इज 1.5 ओम। ये कितना मिल गया हमें, 1.5 ओम। तो मतलब 1.5 ओम कम मिलेगा हमें रीडिंग, मतलब हमें कितना मिलेगा, हमें मिलेगा 28.5 ओम, इतना रीडिंग हमें मिला। और बेसिकली इस सिचुएशन में अगर हम बात करें यहां पर, तो ये जो 28.5 ओम है इस केस में, इसको हम किसके इक्वल पुट कर सकते हैं, इसकी बात करें अगर 28.5 ओम तो इसको हम किसके इक्वल पुट कर देंगे। तो देखो यहां पर ये सिंपल स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, इसके इक्वल हम यहां पर इसको पुट कर देंगे, क्योंकि वोल्टमीटर भी यहां पर आ जाएगा। वोल्टमीटर तो इफेक्टिवली अगर हम बात करेंगे तो ये जो करंट है ये आई डैश हो गया, और आई डैश जो करंट होगा उसको किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे, सो वी डिवाइड बाई द इफेक्टिव रेजिस्टेंस, यानी कि स्मॉल आर कैपिटल आर डिवाइड बाई स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, इस तरीके से आई डैश निकाला जाएगा, है ना। तो उसी चीज का हमने यूज करके इस 28.5 ओम को किसके इक्वल पुट कर दिया हमने, द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ दिस होल सर्किट, है ना। तो बस यहां से हम सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर हम बात करें यहां पर कैपिटल आर का जो वैल्यू होगा ये हमें दिया हुआ है, इट इज 30 ओम, सो स्मॉल आर इंटू 30 डिवाइड बाई स्मॉल आर प्लस 30, इस तरीके से हमने लिखा। फर्दर इसको हम सॉल्व करते हैं तो इधर इसको हम इधर लेकर के गए, इट इज 28.5 स्मॉल आर प्लस, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको ऐसे लिख लेते हैं 285 इंटू 3, इस तरीके से हमने लिखा इसको। और इधर कितना हो रहा है, इधर हो रहा है 30 आर, इसको इधर लेकर के गए तो ये बन जाएगा 1.5 आर विच इज इक्वल टू 285 इंटू 3। 1.5 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, सो यहां से आर का वैल्यू अगर हम देखें तो ये कितना मिलेगा, 570, इट इज 570 ओम। ऑलराइट, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो कितना होगा, 570 ओम, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट किया गया है, बाकी सिंपल क्वेश्चन है ये, है ना, लेकिन थोड़ा सा उसको घुमा दिया गया है तो थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि रिलेटिव इक्वेशन में क्या हो रहा है। अदरवाइज है ना, इसको डेफिनेटली हम कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आंसर 2 इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किस चीज से रिलेटेड है, तो डायग्राम को अगर हम देखें तो डायग्राम से थोड़ा सा क्लियर हो रहा है कि ये मीटर ब्रिज से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो चलो पढ़ लेते हैं इसको। In the experimental setup of a meter bridge shown in the figure, the null point is obtained at a distance of 40 cm from A. तो यहां पर अगर हम देखें तो R1 R2 दो रेजिस्टेंस है, ये गैल्वेनोमीटर है, ये A है, ये B है। A B हमारा क्या हो गया, मीटर ब्रिज वायर हो गया, बैटरी लगाया हुआ है, स्विच लगाया हुआ है। ओके, तो सबसे पहले अगर हम बात करें, नल पॉइंट इज ऑब्टेन्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम A। तो 40 सेंटीमीटर पे हमें नल पॉइंट मिल गया, मतलब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन कितना आया, 0 आया जब इसको हमने जॉकी को कहां टच किया, ए से 40 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे। टोटल लेंथ 100 सेंटीमीटर है ना। इफ अ 10 ओम रेजिस्टर इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ R1, अब R1 के साथ हमने क्या किया, एक 10 ओम रेजिस्टेंस और कनेक्ट कर दिया। द नल पॉइंट शिफ्ट बाई 10 सेंटीमीटर, तो जो नल पॉइंट है वो 10 सेंटीमीटर से शिफ्ट हो जाता है। अब ये नहीं बोला है कि लेफ्ट में शिफ्ट होगा या राइट में शिफ्ट होगा, ये कॉमन सेंस से हमें देखना है कि जब R1 के सीरीज में हम एक रेजिस्टेंस लगाएंगे तो उससे जो नल पॉइंट है वो लेफ्ट में शिफ्ट होगा या फिर राइट में शिफ्ट होगा। द रेजिस्टेंस दैट शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल विथ R1 प्लस 10 ओम, तो R1 प्लस 10 वो हो चुका है, तो इसके पैरेलल में अब मुझे कितना लगाना पड़ेगा, सच दैट द नल पॉइंट शिफ्ट बैक टू द इनिशियल पोजीशन, तो वो वापस से इनिशियल पोजीशन पर नल पॉइंट आ जाना चाहिए। मतलब इनिशियली 40 सेंटीमीटर पर मिल रहा था तो वापस वो 40 सेंटीमीटर पर आ जाना चाहिए। ये इस तरीके का सिचुएशन है। तो यहां पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसके सॉल्यूशन में हम देख लेते हैं।
तो जैसे अगर हम यहां पर लिखते हैं तो R1 मीटर ब्रिज के लिए हम लिख सकते हैं R1 अपॉन 40 विच इज इक्वल टू R2 अपॉन 60, है ना। ये जो लेंथ है ये कितना है, दिस इज 40 सेंटीमीटर। तो जो बाकी बचा वो कितना हो जाएगा, इट वुड बी द 60 सेंटीमीटर, है ना। और नल डिफ्लेक्शन है, इस वजह से व्हीट स्टोन ब्रिज वाला प्रिंसिपल हम लगा सकते हैं, R1 अपॉन 40 दैट इज इक्वल टू R2 अपॉन 60। ये यहां से ये चीज हमने लिख लिया। अच्छा, उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद R1 के साथ हमने सीरीज में लगा दिया, तो R1 प्लस 10 हो गया। ये R1 के साथ 10 ओम्स हमने सीरीज में लगाया, तो इधर रेजिस्टेंस कितना हो गया, R1 प्लस 10, ठीक। उससे क्या हुआ कि जो हमारा नल पॉइंट है वो 10 सेंटीमीटर शिफ्ट हो गया। बताओ किधर शिफ्ट होगा, लेफ्ट में शिफ्ट होगा या राइट में शिफ्ट हो गया। तो ऑब्वियस सी बात है कि इधर का रेजिस्टेंस अगर बढ़ जाएगा तो ये बैलेंसिंग लेंथ भी क्या होगा, बैलेंसिंग लेंथ भी बढ़ेगा। तो 10 सेंटीमीटर किधर शिफ्ट हो गया, ये राइट में। तो ये जो लेंथ है ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। तो उधर से 10 सेंटीमीटर कम हो जाएगा, बट उधर का रेजिस्टेंस तो उतना ही रखा है हमने, तो ये हो जाएगा R2 डिवाइड बाई 50। तो यहां से हमने देखा कि R1 प्लस 10 इज इक्वल टू R2, ठीक है। यहां से हम लिख सकते हैं R1 प्लस 10 इज इक्वल टू R2। सो दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब वापस से हमसे क्या बोला जा रहा है कि R1 प्लस 10 के पैरेलल में हम कितना रेजिस्टेंस यहां पर कनेक्ट करें। तो अगर हम मान लो कि R रेजिस्टेंस हम कनेक्ट कर देते हैं R1 प्लस 10 के पैरेलल में, तो उसकी वजह से अगर हम देखें तो रेजिस्टेंस, इफेक्टिव रेजिस्टेंस इधर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा R1 प्लस 10 इंटू R अपॉन R1 प्लस 10 प्लस R। दिस इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन द लेफ्ट स्लॉट। डिवाइड बाई क्या लिखेंगे, 40, और दिस वुड बी द इक्वल टू R2 अपॉन 60। ये कुछ इस तरीके का सिचुएशन यहां पर हो जाना चाहिए। तो R2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, R2 की जगह पर हम R1 प्लस 10 ये वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। R2 की जगह पर ये वाली ये जो चीजें हम कैलकुलेट कर चुके हैं। और इसके साथ एक और इक्वेशन हमारे पास यहां पर भी है, तो यहां से अगर हम देखेंगे तो R1 अपॉन R2 दिस कैन बी रिटन एज 2/3। और यहां पर अगर हम पुट कर देंगे तो R1 की जगह पर ये हमने पुट किया यहां पर 2R2/3 प्लस 10 इज इक्वल टू R2। तो बताओ इससे R2 का वैल्यू हमें कितना मिल जाएगा, इधर जाएगा तो R2 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा, तो R2 मिल जाएगा 30 ओम, ठीक है। R2 अगर हमें 30 ओम मिला तो यहां से R1 का वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। R1 कितना हो जाएगा, R1 हो जाएगा 20 ओम, ठीक है। R1 कितना हो जाएगा, 20 ओम। तो 10 ओम रेजिस्टेंस लगाने के बाद R1 प्लस 10 का वैल्यू अगर हम देखें तो वो 30 है ना। और उसके पैरेलल में मुझे एक रेजिस्टेंस लगाना है जिससे वापस से उसका वैल्यू कितना हो जाए, वापस से 20 हो जाना चाहिए इफेक्टिव रेजिस्टेंस। मतलब ये जो मैंने लिखा है इसका इफेक्टिव वैल्यू कितना हो जाना चाहिए, वापस से 20 हो जाना चाहिए। तो ऑब्वियस बात है कि 30 के पैरेलल में हम 60 लगाएंगे तो वो 20 हो जाएगा। सो आंसर इज 60 ओम, है ना। इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अदरवाइज इस पूरी इक्वेशन को हम सॉल्व भी कर सकते हैं, है ना। इस पूरी इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे उससे भी हमें सीधा R कितना मिल जाएगा, सो इट इज 60 ओम, है ना। तो जो आंसर हमारा इस क्वेश्चन का रहेगा दैट इज द 60 ओम। तो यहां पर भी थोड़ा सा मीटर ब्रिज वाला जो क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा ट्विस्ट किया है। यहां पर कि 10 ओम लगा दिया तो उसकी वजह से इस तरीके का सिचुएशन, है ना। तो क्वेश्चन अदरवाइज इसमें कोई एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट इसमें भी यूज नहीं हो रहा है। सिंपल जो मीटर ब्रिज का प्रिंसिपल होता है उसी तरीके का ये क्वेश्चन है। तो चलो इसी तरीके से तो आंसर इसकी बात करें तो अपना ऑप्शन नंबर 2 हो गया। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। So this is the next. In an experiment, the resistance of a material is plotted as a function of temperature in some range. As shown in the figure, it is a straight line. One may conclude that, है ना। तो यहां पर इस तरीके का ये स्टेटमेंट यहां पर लिखा हुआ है। और अगर हम ग्राफ की बात करें तो ग्राफ से या जो लैंग्वेज में लिखा हुआ है उसमें कहीं से भी अपने को ये क्लियर नहीं हो रहा है कि ये R0 क्या है, ये T0 क्या है। ये इस तरीके का सिचुएशन यहां पर हमें क्लियर नहीं है। हाँ, लेकिन जिस तरीके से यहां पर ये
यूज किए हुए हैं आर नॉट टी नॉट। तो टी नॉट बेसिकली टेम्परेचर से रिलेटेड है ना, और टी नॉट टेम्परेचर है, और आर नोट की अगर हम बात करें तो ये रेजिस्टेंस जैसा एक मतलब लेकिन कांस्टेंट है, किसी भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर वो रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो ये उस तरीके की वैल्यूज हैं कि ये आर नॉट फिक्स है, ये टी नॉट फिक्स है। ओके, लेकिन कहीं पर मेंशन नहीं किया गया है कि भाई टी नॉट कौन सा टेम्परेचर है और आर नॉट कौन सा रेजिस्टेंस है। तो यहां पर लिखा हुआ है साफ साफ कि वन मे कंक्लूड दैट। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और फिर जो हमारे पास इक्वेशन वगैरह आएगा उससे हम देखना चाहेंगे कि यहां पर कौन सा इक्वेशन जो है वो फिट हो सकता है, कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो सकता है। तो इस तरीके का अप्रोच रहेगा इस क्वेश्चन में। तो चलो इसके सॉल्यूशन में देखते हैं। तो हमें स्ट्रेट लाइन यहां पर ये दिया हुआ है, तो इस स्ट्रेट लाइन का सबसे पहले हम इक्वेशन देख सकते हैं। स्ट्रेट लाइन की अगर हम बात करें तो उसका स्लोप नेगेटिव है और इसका इंटरसेप्ट क्या है, पॉजिटिव है। तो इस लाइन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से हम इसका इक्वेशन लिखना चाह रहे हैं। अगर हम y एक्सिस पर देखें तो हमें लिखा हुआ है एल एल एन आर एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, उसके बाद स्लोप नेगेटिव है तो उसको मैं कुछ कंसिडर कर लेता हूं कि लेट्स से उसको मैंने मान लिया k, तो मैंने लिखा माइनस ऑफ k और x की जगह पर क्या है 1/t² और प्लस c और k दोनों पॉजिटिव हैं, इंटरसेप्ट तो पॉजिटिव है ही, और मैंने माइनस यूज कर लिया है, इसका मतलब ये जो k है, ये k क्या है, ये पॉजिटिव है। तो k और c दोनों क्या है, दोनों पॉजिटिव हैं। तो इस तरीके का इक्वेशन आएगा। अब सिंपली हम एंटीलॉग ले लेते हैं दोनों तरफ। तो अगर हम एंटीलॉग लेंगे तो ये बनेगा रेजिस्टेंस एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर दैट इज इक्वल टू ई रेज़ टू द पावर माइनस के अपॉन टी स्क्वायर और प्लस सी, इस तरीके से है ना, ये सब पावर में, इस तरीके का सिचुएशन बना। अब इसको थोड़ा सेपरेट कर लेते हैं हम। तो अगर हम सेपरेट करेंगे तो किस तरीके का सिचुएशन ये बन जाएगा, ई रेज़ टू द पावर माइनस के अपॉन टी स्क्वायर और इंटू ई रेज़ टू द पावर सी, इस तरीके का सिचुएशन है ना। तो ई रेज़ टू द पावर सी अपना कोई कांस्टेंट रहेगा, ई रेज़ टू द पावर सी है ना, ये कुछ क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, और यहां पर बन रहा है ई रेज़ टू द पावर माइनस के अपॉन टी स्क्वायर। तो अब इस एक्सप्रेशन को अगर हम देखें तो e की पावर में एक तो नेगेटिव साइन है, उसके बाद यहां पर जो इसका पावर रहेगा उसमें डिनोमिनेटर में ये टी स्क्वायर लिखा हुआ है, और उसके साथ इसके मल्टीप्लिकेशन में कोई कांस्टेंट भी आएगा। अब इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर हम हमारे ऑप्शंस को देखें तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल फिट होगा, ये जो हमने इक्वेशन यहां से निकाला है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहां पर अगर हम देखें तो ये यहां पर ये चीज नहीं है, इससे कंफ्यूज मत होना। ठीक है, ये इस तरीके का सिचुएशन है। चलो, तो अब यहां पर मुझे बता दो कौन सा ऑप्शन होगा। तो एक तो आर, ये तो काम किसका कर रहा है, ये काम कर रहा है आर नॉट का। ठीक है, ये के की जगह पर क्या लिखा हुआ है, इसकी जगह लिखा हुआ है टी नॉट स्क्वायर। ओके, तो अब देखो कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो टी माइनस टी नॉट स्क्वायर, टी स्क्वायर और आर नॉट। तो इस तरीके से हमारा जो ऑप्शन 3 होगा इस क्वेश्चन में वो बिल्कुल सही है। जो भी हमने यहां से कैलकुलेट किया है ना, उसमें ये जिस तरीके से इक्वेशन हमें मिला, जिस तरीके से ऑप्शंस में लिखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम चूज करेंगे तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो अब इस क्वेश्चन में बेसिकली स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन और इस तरीके से अरेंज करके हमें कुल मिलाकर के क्या देखना रहेगा कि कौन सा इक्वेशन में ये फिट हो सकता है। तो ये उस तरीके का क्वेश्चन है, इसमें कोई खास फिजिक्स इसमें यूज नहीं हो रहा है ना। अगर हम मैथमेटिक्स भी अगर थोड़ा बहुत जानते हैं तो इसमें केवल इक्वेशन लिखा है और इसमें कोई फिजिक्स हमने यूज नहीं किया है ना। इट इज प्योरली मैथमेटिक्स। ओके, तो ये इस तरीके का क्वेश्चन था। तो चलो बच्चों, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके का होगा। तो इसके आंसर की बात करें सो ऑप्शन नंबर 3 इज द आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, so this is our next. A galvanometer of resistance 100 ohm has 50 divisions on its scale and has sensitivity of 20 microampere per division.
It is to be converted to a voltmeter with 3 ranges of 0 to 2 volt and 0 to 10 volt and 0 to 20 volt. The appropriate circuit to do so is. तो यहां पर बेसिकली एक ही सर्किट से ये तीनों रेंज के वोल्टमीटर हम बनाना चाह रहे हैं। गैल्वेनोमीटर को जब हम वोल्टमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो ये चीज हमें पता है कि हमें सीरीज में रेजिस्टेंसेस लगाने पड़ते हैं। तो एप्रोप्रिएट वैल्यू के सीरीज रेजिस्टेंस जब हम लगाएंगे तो वो जो गैल्वेनोमीटर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वोल्टमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसा ही क्वेश्चन हमसे यहां पर पूछा हुआ है कि इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, राइट। तो चलो देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात थोड़ा सा हम समझ लेते हैं इसके बारे में। तो इसके सॉल्यूशन के लिए अगर हम देखें तो इस सॉल्यूशन में हम लिख सकते हैं कि सिंपल, जैसे मान लो कि ये गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस हो गया जिसको नॉर्मली हम आरजी से डिनोट करते हैं, और यहां पर ये गैल्वेनोमीटर कोइल इस तरीके से हमने ले लिया और इसके सीरीज में एक लार्ज रेजिस्टेंस हमें कनेक्ट करना पड़ता है। तो इस तरीके से ये जो पूरा सेटअप बन जाता है ये फिर वोल्टमीटर बन जाता है, ठीक है, ओके। तो अब मान लो कि हमें जिस भी रेंज का वोल्टमीटर बनाना है उसके अकॉर्डिंग हमें ये सीरीज रेजिस्टेंस चूज करना पड़ता है। तो लेट्स से कि इसको अगर मैं आर कंसीडर करता हूं और मुझे वी वोल्ट रेंज का मुझे वोल्टमीटर बनाना है, तो मैं सिंपली क्या करता हूं, V इज इक्वल टू इसका जो फुल डिफ्लेक्शन करंट होता है जिसको हम IG लिख लेते हैं, तो हम लिखते हैं V इज इक्वल टू IG और मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल r प्लस कैपिटल R या स्मॉल RG, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो बस ये यहां पर ये चीज अपने को करनी होती है। यहां से जिस भी रेंज का बनाना होता है वो हमें दे दिया जाता है V, और IG फुल डिफ्लेक्शन करंट होता है, स्मॉल RG इट इज द गैल्वेनोमीटर कोइल रेजिस्टेंस, और कैपिटल R जो सीरीज में हम रेजिस्टेंस कनेक्ट कर रहे हैं वो होता है। तो चलो अब इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। तो मैं सबसे पहली बात 0 to 2 वोल्ट बनाना है। तो देखो ये तो एक टर्मिनल हो गया, और अगर हम आउटपुट इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में लेते हैं, इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में अगर हम लेंगे तो फिर 0 to 2 वोल्ट देगा, जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है। इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के बीच में अगर हम आउटपुट लेंगे तो फिर हमें 10 वोल्ट का रेंज मिल जाएगा। ये मतलब पूरा जो यहां से लेकर के यहां तक का जो सेटअप होगा वो एक वोल्टमीटर की तरह बिहेव करेगा, जिसका रेंज कितना होगा, 10 वोल्ट। ऐसे ही अगर मैं इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के बीच में अगर मैं आउटपुट लेता हूं तो फिर उस सिचुएशन में ये वोल्टमीटर होगा जिसका रेंज कितना हो जाएगा, 20 वोल्ट। और इन सब सिचुएशन में R1, R2, R3 इतना होगा, ये लिखा हुआ है। तो बताओ कि ऑप्शन सही है या फिर नहीं है। दिस इज द क्वेश्चन। तो सबसे पहले यहां पर अगर हम बात करें तो अब ये फुल डिफ्लेक्शन करंट के लिए देखो हमें क्या दिया हुआ है, ये तो हमें किसका वैल्यू दे दिया, दिस इज स्मॉल RG। 50 डिविजन्स दिए हुए हैं और सेंसिटिविटी दिया हुआ है 20 माइक्रो एम्पियर पर डिवीजन। इसका मतलब सिंपल सा इतना है कि अगर हम गैल्वेनोमीटर से 20 माइक्रो एम्पियर करंट फ्लो करवाएंगे तो वो एक डिवीजन उसमें से वो जो नीडल है गैल्वेनोमीटर का वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक डिवीजन कितने में डिफ्लेक्ट होगा, जब हम कितना करंट फ्लो करवाएंगे, 20 माइक्रो एम्पियर। तो बताओ फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट वो कितना हुआ, मतलब पूरा का पूरा जो 50 डिवीजन्स उसके ऊपर है, 50 डिवीजन्स उसके ऊपर है, तो वो पूरा डिफ्लेक्ट हो जाए तो कितनी करंट की हमें रिक्वायरमेंट होगी। तो सीधा मल्टीप्लाई करेंगे 50 और 20 को, तो वहां से हम देखेंगे तो 1000 माइक्रो एम्पियर मतलब 1 मिली एम्पियर। तो RG हमें पता है 100 ओम, और अगर हम बात करें फुल डिफ्लेक्शन करंट तो ये आ जाएगा 1 मिली एम्पियर। तो फुल डिफ्लेक्शन करंट हमारे पास है ना, IG का वैल्यू हमारे पास है, RG का वैल्यू हमारे पास है, और हमें रेंज अगर 0 to 2 वोल्ट बनाना है तो अगर ये वैल्यू 2 वोल्ट हुआ तो बताओ R कितना होगा, वो यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम देख लेंगे कि सही लिखा हुआ है यहां पर R1, R2, R3 का वैल्यू या नहीं लिखा हुआ, कौन से ऑप्शन में सही लिखा हुआ है ये हम देख लेंगे, ठीक। तो ये प्रोसेस है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो पहला ही ऑप्शन हम देख लेते हैं, या सिंपल हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि 0 to 2 वोल्ट के लिए ये R1 कितना लगाना पड़ेगा, फिर R2 कितना लगाना पड़ेगा, R3 कितना लगाना पड़ेगा, इस तरीके से हम निकाल लेते हैं। तो अगर इसको मैं 2 वोल्ट लिखता हूं और इसको लिखा मैंने 1 मिली एम्पियर यानी कि 1 into 10⁻³ और RG का जो वैल्यू है इट इज 100 और प्लस कैपिटल R।
तो यहां से अगर हम बात करेंगे तो ये बन जाएगा 2000, 2000 माइनस 100 करेंगे तो ये आया 1900। सो इसका मतलब R1 का जो वैल्यू होगा वो 1900 होगा। तो इसका मतलब यहां पर सही लिखा हुआ है 1900। फिर दूसरी सिचुएशन में अगर मुझे 0 to 10 वोल्ट बनाना है तो इसकी जगह हम 10 वोल्ट लिखेंगे। इसकी जगह क्या लिख लेंगे हम? 10 वोल्ट। तो देखो इधर आएगा ये 10,000, 10,000 आएगा, 10,000 माइनस 100 अगर हम करेंगे तो ये बनेगा 9,900। बट ये टोटल रेजिस्टेंस होगा, ये R1 प्लस R2 का वैल्यू होगा। उसमें से हमें R1 को क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हमसे तो R2 का, यहां पर R2 का वैल्यू लिखा हुआ है ना, तो R1 प्लस R2 रहेगा 9,900, बट R2 कितना रहेगा? तो उसमें से R1 को घटा दो तो 1900 उसमें से घटा दो तो कितना रहेगा? 8,000। बताओ ऐसा किसमें है? पहला 1900 होना चाहिए, दूसरा 8,000 होना चाहिए। तो ऑप्शन 4 ये हमारा करेक्ट हो गया। ऐसे ही हम चेक कर लेते हैं, R3 भी हम चेक कर लेते हैं कि R3 का रिक्वायरमेंट कितना होगा। तो अगर इसको हम 20 रखते हैं, है ना, अगर रेंज हमें चाहिए 20 वोल्ट वाली, ठीक है, रेंज अगर हमें चाहिए 20 वोल्ट वाली, तो देखो यहां पर हम कर सकते हैं, ये कितना हो जाएगा 20,000, फिर माइनस 100 करेंगे तो ये कितना बन जाएगा 19,900, और उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे? उसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 9,900, तो बताओ कितना आ जाएगा? 10,000, है ना। इस सिचुएशन में कितना आ जाएगा? 10,000। तो इसका मतलब R3 भी उन्होंने सही लिखा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 4। ठीक, तो इस तरीके से तो सिंपल, ये अगेन मैं बोल रहा हूं कि जो कन्वर्जन होता है, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर एंड वोल्टमीटर, इससे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी होता है, और ये इसी तरीके से क्वेश्चन यहां पर पूछे जाते हैं, है ना। तो अगर ये इस तरीके के कॉन्सेप्ट अगर आप दिमाग में बिठा लोगे तो कोई भी क्वेश्चन यहां से गलत नहीं होगा। तो चलो बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसका 4। नेक्स्ट इज दिस। देखो यहां पर क्या है, अ मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर हैविंग अ रेजिस्टेंस कैपिटल G। तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कैपिटल G गिवन है, प्रोड्यूसेस फुल डिफ्लेक्शन व्हेन अ करंट IG फ्लोस थ्रू इट। तो अगर IG करंट फ्लो करवाते हैं तो फुल डिफ्लेक्शन उसमें आ जाता है। दिस गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू, फर्स्ट बोला हुआ है कि अमीटर में कन्वर्ट करना है, कैन बी कन्वर्टेड इनटू एन अमीटर ऑफ रेंज 0 to I0। तो मैक्सिमम करंट वो मेजर कर पाएगा जब अमीटर बन जाएगा। तो मैक्सिमम करंट वो कितना मेजर कर सकता है? I0 मेजर कर सकता है, I0 IG से ज्यादा है। बाय कनेक्टिंग अ शंट रेजिस्टेंस RA, तो हम जानते हैं कि अगर गैल्वेनोमीटर से हमें अमीटर बनाना है तो हमें क्या करना पड़ता है? उसके पैरेलल में एक बहुत कम वैल्यू का रेजिस्टेंस हमें कनेक्ट करना पड़ता है, जिसको हम शंट बोलते हैं। तो वो शंट रेजिस्टेंस हमें दिया हुआ है RA एंड इनटू अ वोल्टमीटर। सेकंड बोला हुआ है कि वोल्टमीटर में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, वोल्टमीटर ऑफ रेंज 0 to V। वोल्ट उससे मैक्सिमम हम मेजर कर सकते हैं, वेर V इज इक्वल टू कैपिटल G इंटू I0, है ना। कितना वोल्टेज? तो उस I0 जो अमीटर में जो मैक्सिमम रेंज हमें मिल रहा है और जो वोल्टमीटर में मैक्सिमम रेंज मिल रहा है, इन दोनों में रिलेशन है कि कितना वोल्टेज, कितने रेंज का वोल्टमीटर में इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं। बाई कनेक्टिंग अ सीरीज रेजिस्टेंस RV टू इट, और उसके सीरीज में हमें रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, दैट इज RV इन्होंने यहां पर दिया है। तो अब 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं और इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है ये हमें यहां पर बताना है। ओके, तो चलो बच्चों इसको प्रोसीड करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से। सबसे पहले हम अमीटर किस तरीके से बनाते हैं उसकी हम बात कर लेते हैं। तो हमें पता है कि पैरेलल में एक स्मॉल रेजिस्टेंस जो कि RA यहां पर गिवन है वो लगाया जाएगा गैल्वेनोमीटर के। तो उस सिचुएशन में देखो हम क्या करते हैं, आपको इक्वेशन ये पता होना चाहिए। I0 रेंज का अगर हम बना रहे हैं तो I0 माइनस IG मल्टीप्लाइड बाई शंट रेजिस्टेंस जो कि हमें कितना दिया हुआ है RA, जो कि हमें RA गिवन है। ठीक है, तो यहां पर लिख लेते हैं RA एंड इट शुड बी इक्वल टू व्हाट? इट शुड बी इक्वल टू RG इंटू IG। ठीक है, यहां से इस तरीके से। तो इसमें अगर हम देखें तो RA RV इनका वैल्यू हमें निकालना है, तो RA RV हम निकाल लेते हैं। तो यहां से RA अगर हम सॉल्व करें तो ये बन जाएगा RG इंटू IG
अपॉन आई नॉट माइनस आई जी। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ आर ए। सिमिलरली आर वी को भी हम देखते हैं। वोल्टमीटर के लिए अगर हम बात करें तो वोल्टमीटर के लिए देखो क्या किया जाता है। वोल्टमीटर जो कि उसका जो रेंज होता है V, दैट इज इक्वल टू कैपिटल G आई नॉट हियर, और इसमें आर जी की जगह पर हमें कैपिटल G ले लेना है ना, क्योंकि यहां पर रेजिस्टेंस किस फॉर्म में दिया हुआ है, तो कैपिटल G की फॉर्म में दिया हुआ है। तो इसको इस तरीके से भी हम लिख लेते हैं, इसको इस तरीके से भी लिख लेते हैं। कैपिटल G आर जी की जगह पर क्या पुट कर देते हैं, कैपिटल G पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा कैपिटल G इंटू आई जी अपॉन आई नॉट माइनस आई जी। ठीक, इस तरीके से लिख लेते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें तो वोल्टमीटर के लिए, वोल्टमीटर के लिए देखो क्या किया जाएगा। वोल्टमीटर यानी कि कैपिटल G आई नॉट इट इज इक्वल टू, इसमें यहां पर हो जाएगा कैपिटल G यानी कि गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस, और जो सीरीज में लगाते हैं जिसको इन्होंने बोला है RV मल्टीप्लाइड बाई द फुल डिफ्लेक्शन करंट यानी कि IG। तो यहां से भी हम RV का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो RV का जो वैल्यू यहां से आएगा वो देखो कितना आ जाएगा। तो कैपिटल G IG इधर जाएगा तो कैपिटल G कॉमन आ जाएगा और इधर रहेगा I नॉट माइनस IG अपॉन IG। ये किसका वैल्यू हो जाएगा, ये RV का वैल्यू हो जाएगा। तो अगर दोनों को मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो देखो ये I नॉट माइनस IG और ये जो IG है ये कैंसिल हो जाएगा, और कैपिटल G इंटू कैपिटल G ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो इसका मतलब RA इंटू RV ये हमें क्या मिलने वाला है, ये हमें कैपिटल G स्क्वायर के इक्वल हमें मिलने वाला है। तो या तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही है या फिर ऑप्शन नंबर 3 सही है। उसके बाद हमसे क्या पूछा है, RA अपॉन RV पूछा है। तो RA अपॉन RV अगर हम करेंगे तो ये IG ऊपर चला जाएगा, तो यहां पर, और कैपिटल G कैंसिल हो जाएगा, तो IG अपॉन I नॉट माइनस IG का होल स्क्वायर, इस तरीके से हमें मिलेगा RA अपॉन RV। तो इस तरीके से यहां पर अगर हम देखेंगे तो जो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, सो ऑप्शन नंबर 2 स्क्वायर आएगा ना। यहां तो स्क्वायर नहीं लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर 3 में, बट स्क्वायर आएगा है ना जब ये मल्टीप्लाई होगा। तो RA अपॉन RV क्या हो जाएगा, IG अपॉन I नॉट माइनस IG का होल स्क्वायर। तो अगेन इस सिचुएशन में भी अगर हम देखें तो अगर हमें ये कॉन्सेप्ट पता है कि किस तरीके से हम कन्वर्ट करते हैं तो क्वेश्चन हमारा बनेगा डेफिनेटली। ठीक है, तो चलो बच्चों देखते हैं। तो इसका आंसर सबसे पहले कंफर्म कर लेते हैं, यस इट इज ऑप्शन नंबर 2। देखते हैं नेक्स्ट। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इसमें क्या बोला हुआ है, मॉडल ऑफ अ टॉर्च बैटरी ऑफ अ लेंथ L, इसको इस तरीके से बना लेते हैं, L टू बी मेड अप ऑफ अ थिन सिलिंड्रिकल बार ऑफ रेडियस A एंड अ कॉन्सेंट्रिक थिन सिलिंड्रिकल शेल, है ना। जो टॉर्च बैटरीज जो होती हैं उसकी यहां पर बात हो रही है, जो बेसिकली जो सेल जिनको नॉर्मली हम बोलते हैं, है ना, उनकी बात हो रही है। सो उसका मॉडल यहां पर बनाया हुआ है और इस तरीके का सिचुएशन हमें दिया है। टॉर्च बैटरी ऑफ लेंथ L, उसका लेंथ हमें L लेना है, मेड अप ऑफ अ थिन सिलिंड्रिकल बार ऑफ रेडियस A एंड अ कॉन्सेंट्रिक थिन सिलिंड्रिकल शेल ऑफ रेडियस B। तो अंदर ये बार है जिसका रेडियस हमें A लेना है, फिर ये शेल है जिसका रेडियस हमें B लेना है। इन बिटवीन विथ एन इलेक्ट्रोलाइट ऑफ रेजिस्टिविटी, उसको फिल कर दिया है एक इलेक्ट्रोलाइट से जिसका रेजिस्टिविटी हमें रो दिया हुआ है बीच में, यहां से यहां तक, इस तरीके से ये वाला जो पोर्शन है इसमें रेजिस्टिविटी रो का एक इलेक्ट्रोलाइट फिल किया है। If the battery is connected to a resistance of value capital R, the maximum joule heating in capital R will take place for। तो जूल हीटिंग की यहां पर बात हो रही है, मैक्सिमम जूल हीटिंग की बात हो रही है। तो ऐसा कब होगा, when maximum power is transferred, okay, when maximum power is transferred to the capital R, तो फिर उस सिचुएशन में मैक्सिमम जूल हीटिंग होगा, क्योंकि जो भी वो ट्रांसफर होगा दैट विल कन्वर्ट इनटू द हीट, राइट। तो कुल मिला, और ऐसा कब होता है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कब होता है, तो ये सिचुएशन हम जानते हैं, ये सिचुएशन हमने देखा है कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर तब होता है जब बैटरी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो किसके इक्वल हो जाए, द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो भी हम कनेक्ट करते हैं उसके बराबर होना चाहिए।
तो यह है हमारा टॉर्च बैटरी। तो इसका हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, इसका रेजिस्टेंस जो कि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है वो किसके बराबर हो जाना चाहिए, वो कैपिटल आर के बराबर हो जाना चाहिए। तो फिर उस सिचुएशन में क्या होगा, मैक्सिमम जूल हीटिंग इन आर होगा। ओके, तो कुल मिलाकर के इस पूरे इक्वेशन में इस तरीके से थोड़ा सा घुमा करके पूछ लिया है, बट हमें कैलकुलेट क्या करना है, ये जो सेटअप यहां पर दिया हुआ है कुछ इस तरीके का, इसका रेजिस्टेंस हमें निकालना है, वही किसके बराबर होगा, वही कैपिटल आर के भी इक्वल होगा। तो बस कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहां पर किस तरीके से, तो इस सिचुएशन में यहां पर अगर हम देखें तो जैसे जैसे यहां से करंट जब बाहर की तरफ जाएगा तो होगा क्या कि जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो क्या होता जाएगा, वो बढ़ता जाएगा। तो जिस तरीके से रेजिस्टेंस हम लिख लेते हैं रो एल अपॉन ए, तो वैसे हम नहीं लिख पाएंगे, डायरेक्टली हम नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि एरिया क्या हो रहा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो यहां पर इस तरीके का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देखो हमें क्या करना पड़ेगा, तो इसका ऐसे टॉप व्यू में बनाता हूं, है ना। टॉप व्यू अगर मैं बनाऊं, है ना, टॉप व्यू अगर हम देखें तो ये कुछ इस तरीके से अपने को दिखेगा, है ना। ये तो शेल हो गया, सिलिंड्रिकल शेल, और बीच में यहां पर क्या है, ये बार है जिसका रेडियस हमें ए दिया हुआ है। फिर हमने क्या किया, यहां से इसके इस एक्सिस से स्मॉल आर पे जाकर के ऐसे डी आर थिकनेस का हमने ये एक एलिमेंट हमने कंसिडर किया, है ना, क्योंकि जो करंट फ्लो करेगा वो करंट कैसे चलेगा, यहां पर इस डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर मैं बोलूं तो ये रेडियली आउटवर्ड इस तरीके से करंट चलेगा, है ना। तो फिर जो रेजिस्टेंस, सबसे पहले इस एलिमेंट को हमने देखा, इस एलिमेंट को हमने देखा तो इसका जो ये थिकनेस है ये हमने डी आर कंसिडर किया। तो अगर इसका मुझे सबसे पहले रेजिस्टेंस लिखना हो तो इसका रेजिस्टेंस मैंने लिखा डी आर, और डी आर हो जाएगा रो इंटू एल, एल मतलब ये वाला थिकनेस यानी कि डी आर, है ना, रो इंटू डी आर, और अपॉन एरिया। तो एरिया क्या लिखेंगे हम इसका, तो देखो ये पूरा शेल है ना, इस तरीके से हमने शेल कंसीडर किया है। तो शेल में अगर हम बात करें तो ये जो अंदर अंदर ये जो पूरा लेंथ होगा ये कितना होगा, 2 पाई आर, और इसका ये जो लेंथ हमें दिया हुआ है दैट इज एल। तो इसका जो एरिया लिखा जाएगा इट वुड बी द 2 पाई आर इंटू एल। जो ये एलिमेंट होगा ना, ये एलिमेंट इस तरीके से है, ये तो शेल है ना, ये तो टॉप व्यू हमने बनाया है, राइट। तो इस तरीके से ये डी आर हम लिख सकते हैं। अब ये इतने जो एलिमेंट्स बने, यहां पर ये एलिमेंट हो गया, इसके बाद एक और आएगा, फिर इसके बाद एक और आएगा, बहुत सारे एलिमेंट्स। तो ये सब एलिमेंट्स या फिर ये सब जो रेजिस्टेंस है ये कौन से कॉम्बिनेशन में है, तो हम बोलेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन में, क्योंकि करंट सबसे जो पास हो रहा है वो क्या है, वो सेम है। और सीरीज में हम क्या करते हैं, इफेक्टिव रेजिस्टेंस अगर हमें कैलकुलेट करना होता है तो R1 प्लस R2 प्लस R3 इस तरीके से करते हैं। तो दोनों तरफ हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। और लिमिट्स कहां से कहां तक हम लगा देंगे, इधर तो हम लगाएंगे A से लेकर के B तक। तो बस इसको हम सॉल्व करते हैं, जो भी कांस्टेंट उसको बाहर रखें, रो अपॉन 2 पाई L, और ये बन जाएगा ln R, और ln R फिर हम B पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लगाएंगे, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ln B माइनस ln A इस तरीके से आएगा, वो बन जाएगा ln B अपॉन A, प्रॉपर्टी लोग का प्रॉपर्टी यूज करते हुए। तो ये बन जाएगा ln B अपॉन A। तो यही हमारा क्या होगा, यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर भी होगा, क्योंकि ये हमने इसका इंटरनल रेजिस्टेंस निकाला है, लेकिन मैक्सिमम जूल हीटिंग के लिए ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ये किसके बराबर हो जाना चाहिए, तो ये कैपिटल आर के बराबर हो जाना चाहिए। इस वजह से यही हमारा आंसर है, ठीक है। सो रो अपॉन 2 पाई एल ln B अपॉन A, ये ऐसा किस में लिखा हुआ है वो हम चेक कर लेते हैं। सो ये लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर 3 में, ठीक है। तो एक इस तरीके के जनरली हम क्वेश्चंस करते भी हैं, इस तरीके के क्वेश्चन हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी करते हैं। उसी के साथ साथ जब हम हीट ट्रांसफर पढ़ते हैं वहां पर कंडक्शन के थ्रू जब हम हीट ट्रांसफर पढ़ते हैं तो वहां पर भी इस तरीके के क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो ये किया जाता है नॉर्मली। ओके, तो ये हमने क्वेश्चन किया, एक अच्छा क्वेश्चन होता है ये, है ना। इसमें किस तरीके से हमें रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है वेरिएबल एरिया के केस में, वो उसका पता अपने को चलता है, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखेंगे क्या हमने सही ऑप्शन मार्क किया था,
हाँ बिल्कुल, लेकिन यहां पर दोनों ऑप्शन में सेम लिखा हुआ है, तो ऑप्शन 4 भी कर सकते हैं, है ना, थोड़ा सा किसी में भी एक में चेंज कर लेंगे। सो फाइनली द आंसर इज रो अपॉन 2 पाई एल ln b अपॉन ए। ओके, तो चलो देखते हैं नेक्स्ट। सो दिस इज द नेक्स्ट। A cell E1 of EMF 6 volt and internal resistance 2 ohm is connected with another cell E2 of EMF 4 volt and internal resistance 8 ohm as shown in the figure. The potential difference across points X and Y. तो यहां पर ये एक्स वाई हमें दिया हुआ है इस तरीके से और ये कनेक्ट किया हुआ है और सिंपल हमसे पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जा रहा है एक्स और वाई के बीच में। तो इसमें अगर हम बात करें तो ये जो E1 है इसका प्लस इधर है, माइनस ये प्लस। तो ये जो E1 है ये कौन से सेंस में इस सर्किट से करंट फ्लो करवाना चाहेगा, तो हम बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। और E2 कौन से सेंस में फ्लो करवाना चाहेगा, तो हम बोलेंगे क्लॉकवाइज। इसका मतलब दोनों की दोनों जो सेल हैं वो एक दूसरे का अपोज कर रहे हैं। तो अगर हम इफेक्टिव ईएमएफ की बात करें, इफेक्टिव ईएमएफ तो वो बताओ कितना हो जाएगा। तो ये 6 है वो 4 है तो वो 2 वोल्ट हो जाएगा। पोलरिटी किसका लेंगे हम, E1 का लेंगे। और अगर हम इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करें तो सीरीज कॉम्बिनेशन है, ऐड हो जाएगा तो ये बन जाएगा 10 ओम। तो बताओ करंट इन दी सर्किट ये कितना आ गया, ये आ गया 0.2 एम्पियर, है ना। और तो कोई रेजिस्टेंस है नहीं यहां पर इस सर्किट में, और कोई रेजिस्टेंस हमें गिवन नहीं है, ठीक है। सो करंट कितना आ गया 0.2 एम्पियर। ये जैसे ही करंट आया तो और करंट किस तरीके से फ्लो कर रहा है, क्योंकि इसका पोलरिटी यहां पर चलेगा, क्योंकि इसका पोटेंशियल डिफरेंस हमें ज्यादा दिया हुआ था। तो इस तरीके से हम ये करंट हमने कंसीडर कर लिया, ठीक है। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पॉइंट्स एक्स एंड वाई, एक्स और वाई के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है ये हमें कैलकुलेट करना है। तो चलो लिख लेते हैं। हमने लिखा पोटेंशियल ऑफ एक्स, पोटेंशियल ऑफ एक्स, लेट्स से कि यहां का पोटेंशियल है एक्स और यहां का पोटेंशियल है वी एक्स हो गया और ये वी वाई हो गया। तो सबसे पहले लिखा मैंने वी एक्स, फिर यहां से ये माइनस ये प्लस, जब हम इस तरीके से चलेंगे तो पोटेंशियल गेन हो रहा है, तो वी एक्स प्लस 4 इस तरीके से हमने लिख लिया। यहां से इधर गए तो फिर करंट चल रहा है 0.2, तो यहां पर ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा इस सेल का उसके ऊपर ड्रॉप कितना होगा, तो हम लिखेंगे आई आर। ओके, आई आर लिखेंगे। और करंट क्योंकि इस तरीके से चल रहा है तो जो यहां पर इसका इंटरनल रेजिस्टेंस बनेगा, उस इंटरनल रेजिस्टेंस को अगर मैं इस तरीके से बनाऊं तो उसका पोलरिटी मुझे इस तरीके से लिखना पड़ेगा, क्योंकि करंट इस तरीके से चल रहा है ना। हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, उस रेजिस्टेंस से करंट फ्लो होगा। तो जब हम इधर से चलेंगे तो ये माइनस से प्लस तो हम गए यहां पर, तो +4 लिखा, लेकिन रेजिस्टेंस के लिए हम कैसे चलेंगे, रेजिस्टेंस के लिए भी कैसे चलेंगे, माइनस से प्लस चलेंगे तो वहां पर भी बढ़ेगा। तो 0.2 है ना, इसके ऊपर ड्रॉप कितना होगा, सो आई इंटू आर करोगे ना, सो आई कितना है 0.2 और आर कितना है 8, तो ये बन जाएगा 1.6। तो प्लस में लिख लेंगे हम 1.6, दैट इज इक्वल टू वी वाई, है ना। कौन सा पॉइंट मिल जाएगा हमें, वी वाई मिल जाएगा। तो यहां से अगर हम बात करें वी वाई माइनस वी एक्स, इसके लिए अगर हम देखें तो ये कितना मिल जाएगा, इट इज 5.6 वोल्ट, है ना। इस तरीके से ये हमें आंसर मिल जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पॉइंट्स एक्स एंड वाई। तो ये कितना होगा 5.6। हालांकि पहले x लिखा है फिर y लिखा है, तो vx माइनस vy अगर हम निकालें तो वो माइनस ऑफ 5.6 वोल्ट आएगा, बट ऐसा कोई यहां पर ऑप्शन में है नहीं। तो फिर हमें सिंपल मैग्नीट्यूड की यहां पर बात करनी है और उसके अकॉर्डिंग हम आंसर करेंगे कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस केवल हमसे पूछा है, इस हिसाब से हमने आंसर किया है 5.6 वोल्ट, ठीक है। तो इस तरीके से सिंपल यहां पर इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा और इसका जो आंसर होगा दैट वुड बी द ऑप्शन नंबर 3। ओके, तो चलो देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। दिस इज द नेक्स्ट, कंडक्टिंग वायर ऑफ लेंथ L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैपिटल A and electrical resistivity small r. Electrical resistivity small r is connected between the terminals of a battery. A potential difference capital V is developed between its ends, causing an electric current. If the length of the wire of the same material is doubled and the area of cross section is half, the resultant current would be. तो पोटेंशियल तो हम चेंज कर नहीं रहे हैं, हमने क्या किया, हमने सेम मटेरियल सेम रखा, मतलब रेजिस्टिविटी वही रहेगा, रेजिस्टिविटी में कोई चेंज नहीं होगा,
हमने क्या किया, एक तो हमने लेंथ जो है वो डबल कर दिया है और उसके बाद एरिया हमने क्या कर दिया है, हाफ कर दिया है। तो रेजिस्टेंस में चेंज आएगा, रेजिस्टेंस में अगर चेंज आएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से करंट में भी चेंज आएगा। तो अगर हम I लिखेंगे तो हम V डिवाइड बाई R लिखेंगे और R की जगह हम लिखेंगे रो इंटू एल अपॉन ए। तो R डैश बाद वाला जो रेजिस्टेंस होगा, वोल्टेज में तो कोई चेंज नहीं आएगा, बाद वाला जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, रो लेंथ हो गया डबल, एरिया हो गया हाफ, तो ये हो जाएगा 4 रो एल अपॉन ए। तो बाद में रेजिस्टेंस हो गया, तो बाद वाला जो करंट होगा I डैश वो कितना हो जाएगा, V अपॉन आर, आर मतलब 4 रो एल अपॉन ए। तो ये इस तरीके से बाद में जो करंट हमें मिलेगा वो ये मिल जाएगा VA अपॉन 4 रो एल। तो जो ऑप्शन नंबर 1 है वो इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो इट इज रिलेटिवली इजी प्रॉब्लम है ना, सिंपल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमें यहां पर देखना है। तो चलो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। ओके, सो व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, द वैल्यू ऑफ करंट इन 6 ओम रेजिस्टेंस। तो यहां पर एक सर्किट डायग्राम हमें दिया हुआ है और 6 ओम रेजिस्टेंस से कितना करंट फ्लो कर रहा है ये हमें निकालना है। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आए जहां पर कभी भी हमें सीरीज या पैरेलल का हमें आइडिया ना लगे, तो हम किस तरीके से जाएं, किसी भी एक जगह पर सर्किट में किसी भी एक जगह पर जीरो पोटेंशियल कंसीडर करते हुए बाकी सब पॉइंट्स का पोटेंशियल लिखने की कोशिश करें और फिर उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करें। तो और कहां पर जीरो माने, तो इसके लिए भी हम क्या करें कि जहां पर सबसे ज्यादा ब्रांचेस कनेक्टेड हो वहां पर जीरो हम कंसीडर कर लें। सो लेट्स से कि यहां पर मैं जीरो मान लेता हूं, यहां पर 0 वोल्ट। तो बताओ यहां का कितना होगा, यहां का 140 वोल्ट हो जाएगा और यहां का कितना हो जाएगा, तो यहां का 90 वोल्ट हो जाएगा। अब इस टर्मिनल का पोटेंशियल मैं नहीं लिख पा रहा हूं तो इसका मैंने मान लिया x। अब ये x सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना रहेगा। अगर मुझे 6 ओम रेजिस्टेंस मतलब इससे कितना करंट फ्लो कर रहा है अगर ये मुझे निकालना है, तो ये x में निकाल लेता हूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। ओके, तो चलो इसके लिए हम सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले यहां पर हम क्या मान लेते हैं कि लेट्स से कि इधर करंट जा रहा है I1, इधर करंट जा रहा है I2, इधर करंट जा रहा है I3। तो अल्टीमेटली हमें I3 निकालना है। सबको मैंने आउटगोइंग करंट यहां पर कंसीडर कर लिया। ये जो जंक्शन है यहां पर, इससे सबको मैंने आउटगोइंग करंट्स कंसीडर कर लिया। तो अकॉर्डिंग टू द किरचॉफ करंट लॉ, व्हाट आई कैन राइट, I1 प्लस I2 प्लस I3 शुड बी इक्वल टू 0। ऑलराइट, तो सबसे पहले I1 का वैल्यू अगर मैं लिखूं तो बताओ I1 कितना होगा। तो इधर का पोटेंशियल है x, इधर का है 140, तो मैं लिखूंगा x माइनस 140 अपॉन रेजिस्टेंस यानी कि 20। I2 के लिए अगर हम देखें तो I2 हम लिख सकते हैं x माइनस 90 अपॉन 5, और I3 की अगर हम बात करेंगे तो लिखेंगे x माइनस 0 अपॉन 6, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक, ये यहां पर इस तरीके का सिचुएशन बना। अब इसमें हम देख लेते हैं कि लेट्स से कि 60 एलसीएम हमने लिया, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनेगा 3x और ये बनेगा 420 प्लस यहां पर इसको करेंगे 12 से तो ये 12x, ठीक है, और ये कितना बन जाएगा 1080 और ये बन जाएगा 10x, दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, फर्दर इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये बन जाएगा 25x इज इक्वल टू, इन दोनों को भी ऐड कर देते हैं तो यहां से ये बन जाएगा 0051। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 60, x कितना आ गया हमारा 60 वोल्ट। तो मतलब ये जो जंक्शन है इसका वोल्टेज कितना होगा, ये 60 वोल्ट होगा। और जैसे ही 60 वोल्ट हमें मिला तो अब हम करंट बड़ी इजीली लिख सकते हैं। I3 हमें निकालना था, ये लिखा है I3 होगा x माइनस 0 यानी कि 60 माइनस 0 अपॉन 6 यानी कि 10 एम्पियर। देयरफॉर ऑप्शन 3 इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, तो किस तरीके से हम KCL अप्लाई करते हैं ये अपने को पता होना चाहिए, कैसे उसको सॉल्व करेंगे और उसके बाद है ना ये क्वेश्चन जो है वो अपने लिए इजी हो जाएगा। तो यहां पर देखें तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ठीक है, तो 3 इज करेक्ट। चलो देख लेते हैं इसके बाद व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next is this, in the given figure a battery of EMF capital is connected across a conductor PQ of length small l and different area of cross sections
हैविंग रेडियाई R1 एंड R2, R2 इज लेस देन R1। इधर की अगर हम बात करें तो इधर रेडियस कम है, एरिया यहां पर क्या होता जा रहा है, इस कंडक्टर का चेंज हो रहा है, वेरी कर रहा है, R1 से R2 हो रहा है। R2 मतलब जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट अगर हम जाएंगे तो एरिया क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। चूज द करेक्ट ऑप्शंस एज वन मूव्स फ्रॉम P टू Q, है ना। तो जब हम लेफ्ट टू राइट इस तरफ जाएंगे तो क्या क्या चीज सही होगा वो बताओ। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, सबसे पहले बात हो रही है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। तो एक बात तो पक्की है कि यहां पर ये बैटरी वगैरह लगाया हुआ है, दिस इज द रेजिस्टेंस, है ना, एक कंडक्टर है। तो इस कंडक्टर के थ्रू जो इलेक्ट्रिक करंट रहेगा, है ना, इलेक्ट्रिक करंट, वो इलेक्ट्रिक करंट तो जो भी आएगा, है ना, इसका कुछ रेजिस्टेंस लेट्स से कि हमने कैलकुलेट कर लिया, है ना, फिर E डिवाइड बाई R हम करेंगे, दैट वुड बी द इलेक्ट्रिक करंट। तो वो इलेक्ट्रिक करंट यहां इस वाले क्रॉस सेक्शन से हो, इस वाले क्रॉस सेक्शन से, इस वाले क्रॉस सेक्शन से, है ना, हर एक क्रॉस सेक्शन से जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा वो तो सेम ही होगा। तो इसका एक बात तो पक्का है कि I की अगर हम बात करें, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट रिमेन्स सेम, ये तो सबसे पहले बोला जा सकता है, और इसी की बेसिस पर हम सब चीजें बता देंगे। सो इलेक्ट्रिक करंट, तो ये जो ऑप्शन नंबर 3 लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन करंट डिक्रीजेस, तो ऐसा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 तो गलत हो गया। इलेक्ट्रिक करंट वही है, वही इलेक्ट्रॉन करंट की ही बात हो रही है ना, जो करंट फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रॉन की वजह से ही हो रहा है, कंडक्टर है, ठीक। उसके बाद अगर हम देखें तो सबसे पहला ऑप्शन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, तो हमें पता है कि I का एक फॉर्मूला होता है, I इज इक्वल टू, इट इज NeAVD, राइट। तो देखो I सेम रह रहा है, जब हम P से Q जा रहे हैं तो I में कोई चेंज नहीं होगा। N द नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स इन केस ऑफ कंडक्टर्स वी कैन डायरेक्टली से इट इज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। सो ये भी सेम रहेगा, है ना, मटेरियल जो भी है ना, तो कॉपर है तो ये फिक्स रहेगा, जो भी ये सिल्वर है तो ये फिक्स रहेगा, तो एक ही मटेरियल है पूरा, तो N क्या रहेगा, सेम। E चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन दैट इज ऑलरेडी फिक्स, और एरिया चेंज हो रहा है, जैसे जब हम P से Q जा रहे हैं तो एरिया क्या हो रहा है, एरिया कम हो रहा है। अगर एरिया कम होगा तो जो ड्रिफ्ट स्पीड होगा, वो ड्रिफ्ट स्पीड क्या होगा, बढ़ेगा, जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, P से Q जब हम जाएंगे तो बढ़ेगा। तो पहले ऑप्शन में यही लिखा है, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, P से Q जाने पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ता है, तो बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए अगर हम देखें, सो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम किस तरीके से देख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे यहां से J इज इक्वल टू सिग्मा E, इस तरीके से हमने लिख लिया। सिग्मा इज द कंडक्टिविटी अगेन डिपेंड्स ऑन द मटेरियल, ठीक है, तो मटेरियल तो पूरा का पूरा वही है, तो सिग्मा चेंज नहीं होगा, क्रॉस सेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, तो P से Q जाने पर सिग्मा वही रहेगा। लेकिन ये जो J है, दिस J इज I अपॉन A करंट डेंसिटी, तो करंट डेंसिटी चेंज हो रहा है, जैसे जैसे हम P से Q जाएंगे एरिया घट रहा है, इसका मतलब करंट डेंसिटी बढ़ रहा है। अगर करंट डेंसिटी बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ेगा। तो सीधी सी बात है कि जब हम P से Q जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस लिखा हुआ है, वो गलत है, इलेक्ट्रिक फील्ड विल इंक्रीज, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। सो ऑल ऑफ दीज भी करेक्ट नहीं है, तो इस वजह से ये भी गलत है। तो हमारा जो सही आंसर है इसमें, दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी, जो वेरिएबल एरिया वाला जो क्वेश्चन है, इसके भी वापस से पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी भी डेफिनेटली होती है। कुछ थोड़ा सा अलग तरीके से पूछ लेंगे, लेकिन द कॉन्सेप्ट वो कुछ इसी तरीके से रहेंगे। तो यहां पर अगर हम देखें, सो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। तो देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट, देखें क्या हमसे पूछा गया है। सो दिस इज द नेक्स्ट, टीचर इन his physics laboratory allotted an experiment to determine the resistance capital G of a galvanometer. Students took the observations for 1/3 deflection in the galvanometer. Which of the below is true for measuring value of capital G? Capital G कैलकुलेट करने के लिए, कैपिटल G मतलब द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर, उसको कैलकुलेट करने के लिए 1/3 डिफ्लेक्शन के करेस्पॉन्डिंग ऑब्जर्वेशंस लिए जा रहे हैं। तो देखो इसके अकॉर्डिंग हम ऑप्शंस को चूज करते हैं। 1/3 डिफ्लेक्शन मेथड कैन नॉट बी यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर, ऐसा ये बोल रहे हैं। जैसे हाफ डिफ्लेक्शन मेथड तो हम पढ़ते ही हैं, यहां पर थोड़ा सा चेंज करके 1/3 डिफ्लेक्शन यहां पर कर दिया गया है।
तो इस सेंस में अगर हम देखें तो यहां पर सिंपल इस तरीके का ये सिचुएशन है कि लेट्स से कि हमारे पास गैल्वेनोमीटर है, उसका कुछ रेजिस्टेंस है Rg, है ना, ये गैल्वेनोमीटर कॉइल और जिसमें नीडल है, ये कुछ इस तरीके का यहां पर ये सिचुएशन है ना, और इसके पैरेलल में हमने ये रेजिस्टेंस यहां पर कनेक्ट किया, इस Rg को ही कैपिटल G बोला जा रहा है, ठीक है, ये कैपिटल G, और इधर एक रेजिस्टेंस हमने यहां पर कनेक्ट किया। अब इस R को हम यहां पर चेंज कर रहे हैं, R को हम चेंज कर रहे हैं ताकि जो डिफ्लेक्शन है गैल्वेनोमीटर में, जैसे अगर इसको हमने कुछ भी यहां पर कनेक्ट नहीं किया तो किसी करंट के करस्पॉन्डिंग यहां पर अगर हम देखेंगे तो इसमें फुल डिफ्लेक्शन आ जाएगा, ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा, फुल डिफ्लेक्शन आएगा। अब हमने यहां पर R को कनेक्ट किया तो उससे क्या हुआ कि उससे डिफ्लेक्शन 1/3 हो गया, उससे डिफ्लेक्शन 1/3 हो गया। तो अब यही इसी सिचुएशन के करस्पॉन्डिंग हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं और हमसे पूछा जा रहा है। तो चलो सबसे पहले 1/3 डिफ्लेक्शन मेथड कैन नॉट बी यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर। बिल्कुल डेफिनेटली हम यूज कर सकते हैं, यहां पर नॉन रेजिस्टेंस हम कैलकुलेट करेंगे, फुल डिफ्लेक्शन कितनी करंट पर आ रहा है ये हमें पता होगा। लेट्स से कि फुल डिफ्लेक्शन अगर इसको हमने नहीं लगाया और हमने एक करंट फ्लो करवाया IG हमने करंट फ्लो करवाया, उस केस में यहां पर फुल डिफ्लेक्शन आ गया इसमें, ठीक है। तो जब हम बात करेंगे 1/3 डिफ्लेक्शन, तो 1/3 डिफ्लेक्शन किस पर आएगा, तो 1/3 डिफ्लेक्शन इधर जाना चाहिए IG/3, तो इधर चला जाएगा कितना 2IG/3। तो बताओ इन रेजिस्टेंसेस में क्या रिलेशन होना चाहिए, इधर 1/3 जा रहा है, इधर 2/3 जा रहा है, इसका मतलब यहां पर इन दोनों रेजिस्टेंस में यानी कि कैपिटल G और कैपिटल R में सीधा सीधा रिलेशन हमें यहां पर दिख रहा है कि अगर ये वाला करंट डबल है, कैपिटल R से जाने वाला करंट अगर डबल है तो उसका रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस से क्या है, हाफ है, ठीक। तो चलो अब देख ले, तो बिल्कुल कैलकुलेट किया जा सकता है, तो पहला तो गलत हो गया। 1/3 डिफ्लेक्शन मेथड कैन बी यूज्ड एंड इन दिस केस द कैपिटल G इक्वल्स टू the twice value of the shunt resistance। yes, यहां पर इसका जो वैल्यू है वो इस शंट जो पैरेलल में लगाया हुआ है ना, उसकी वैल्यू से क्या है, डबल है, तभी तो ऐसा होगा, तभी तो 1/3 डिफ्लेक्शन आएगा। therefore the option number 2 is correct, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे, सिंपल सा अप्रोच, जैसा जैसा भी क्वेश्चन में बोला हुआ है उस तरीके से हम सोचेंगे और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा दैट वुड बी द ऑप्शन नंबर 2। तो चलो बच्चों इसी तरीके से देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है। द टू सेल्स ऑफ सेम ईएमएफ के दो सेल बट डिफरेंट इंटरनल रेजिस्टेंस R1 R2 आर कनेक्टेड इन सीरीज विद रेजिस्टेंस कैपिटल R। द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस कैपिटल R फॉर विच द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेकंड सेल इज 0। तो देखते हैं इसके सॉल्यूशन में क्या हमें करना है। तो इस तरीके का ये सिचुएशन है, इसको एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R से हमने कनेक्ट कर दिया, दिस इज R1, या स्मॉल में लिख लेते हैं, स्मॉल में लिख लेते हैं इसको। तो ये है R1, इसको E1 हम कंसीडर कर लेते हैं, तो दोनों बराबर दिया हुआ, ये E2 है ना, E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू E, इस तरीके से हमने मान लिया, और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो गया कैपिटल R। तो अब हमसे बोला हुआ है द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस कैपिटल R फॉर विच द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस सेकंड सेल इज 0। सेकंड सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाना चाहिए, ऐसा हमसे बोला। तो लेट्स से कि अगर इसमें से करंट अगर I फ्लो करता है सर्किट से अगर I करंट फ्लो होता है, तो यहां पर इसके अक्रॉस हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे E माइनस I इंटू R2, ये R1 है और ये R2 है, E माइनस I R2 इट इज इक्वल टू 0, देयरफॉर I इज इक्वल टू E अपॉन R2, ठीक है। ये जो सेल होगा इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को क्या लिखोगे, ये लिखेंगे E माइनस I R2, ठीक है। सो I इज इक्वल टू कितना आ गया, E अपॉन R2। अब करंट हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, टोटल EMF कितना हो रहा है 2E, और टोटल रेजिस्टेंस कितना हो रहा है R1 प्लस R2 प्लस कैपिटल R, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, है ना। तो ये भी I का वैल्यू है, वो भी I का वैल्यू है, दोनों को बराबर कर देते हैं, सो E अपॉन R2। तो ये E से E कैंसिल हो गया, इट इज 2R2 विच इज इक्वल टू R1 प्लस R2
प्लस कैपिटल R। ठीक है, तो बस ये R2 इधर चला जाएगा, R1 इधर चला जाएगा, आंसर आएगा R2 माइनस R1। क्या आंसर आएगा? R2 माइनस R1, जो कि कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर भी देखो हमने क्या किया, जो भी क्वेश्चन में बोला गया उसके अकॉर्डिंग हमने डायग्राम बनाया, फिर जो भी इंफॉर्मेशन था उसका हमने यूज किया और क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। थोड़ा सा कैलकुलेशन के बाद हमारा आंसर आ गया। तो यही अप्रोच रहता है, जब भी आपके सामने कोई क्वेश्चन आए तो उस क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते ही उसका पिक्चर हमारे दिमाग में बन जाना चाहिए। इससे क्या है, इससे एग्जाम में हमारा स्पीड भी मेंटेन होता है। ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए कि उस क्वेश्चन को 2 बार पढ़ रहे हैं, 3 बार पढ़ रहे हैं, फिर भी ढंग से वो समझ में नहीं आ रहा है। इस तरीके का हैबिट डेफिनेटली हमें बना लेना चाहिए कि जब हम क्वेश्चन को पढ़ें तो पहली बार थोड़ा सा आराम से उसको पढ़ लो, लेकिन एक बार पढ़ते ही क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्या गिवन है, उसका किस तरीके से डायग्राम बनेगा, उसका पूरा पिक्चर हमारे दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो उससे हमारा डेफिनेटली टाइम सेव होता है। इस तरीके का हैबिट, ऑब्वियसली बात है, हमें एग्जाम में इस तरीके का एक्सपेरिमेंट नहीं करना है ना। ये जो भी चीजें हम करते हैं, जो भी चीज की जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो प्रैक्टिस करते टाइम ये चीज अपने को करनी है, किस तरीके की हैबिट हम डालें। ओके, तो चलो यहां से जो आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्या है। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी इन द गिवन नेटवर्क। इस तरीके का क्वेश्चन भी देखो हम जनरली करते हैं, है ना, रिडक्शन मेथड से इसको हम सॉल्व करते हैं। तो आई होप कि बहुत बच्चों ने ये किया होगा। तो चलो देखते हैं यहां पर किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो ए और बी के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है। तो देखो ये 5 और 5 सबसे पहले हमें किस तरीके से दिख रहे हैं, सीरीज में। तो सीरीज में 5 और 5 क्या हो जाएंगे, 10 ओम, है ना। तो इन दोनों को हटा करके इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में मैं कितना कनेक्ट कर सकता हूं, 10 ओम कनेक्ट कर सकता हूं। अब ये जो 10 ओम होगा, ये जो 10 ओम होगा, बताओ ये कैसा हो जाएगा, ये पैरेलल हो जाएगा, तो फिर से 5 आएगा। ठीक, फिर यहां पर इस पूरे को हटा करके इन दोनों के बीच में 5 लगा सकता हूं, तो वो 5 और ये 5 फिर से सीरीज में हो जाएंगे। तो ये फिर से क्या हो जाएगा, फिर से 10, और ये 10 और ये 10 फिर से 5 होगा, 5 और 5 फिर से 10 होगा, 10 और 10 फिर से 5 होगा, 5 और 5 फिर से 10 होगा, और 10 और 10 फिर से क्या हो जाएगा, 5। सो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, 5 ओम, है ना। इस तरीके से हम रिड्यूस करते जाते हैं सर्किट को, है ना, बार बार रिड्यूस करते जाते हैं। स्टार्टिंग से किसी एक जगह से हमने स्टार्ट किया, सीरीज पैरेलल, इस तरीके से करते करते लास्ट में हम आ जाते हैं, और फिर ये रिड्यूस होकर के इस तरीके से हमारा आंसर बनता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, इट इज 5 ओम। ओके, तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। तो देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारे पास। द करंट इन द गिवन सर्किट, यहां पर भी अगर हम देखें तो इस तरीके का ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर कैसा है, तो इट इज अ व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज यहां पर है, और इसको हम बैलेंस भी कर सकते हैं, वापस से हम बना सकते हैं। तो देखो ये चारों रेजिस्टेंस बराबर दिए हुए हैं। ओके, तो ये बैलेंस है, इस 2 ओम से कोई करंट फ्लो नहीं होगा। ओके, ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, हम बना सकते हैं कि लेट्स से दिस इज टर्मिनल ए, दिस इज टर्मिनल बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। तो इस पूरे सर्किट को हम रीड्रॉ कर सकते हैं। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज का शेप ले लेगा, और ये जो 2 ओम है ना, ये बिल्कुल बीच में जिस जो वर्टिकल रेजिस्टेंस जो हम बनाते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज में, वो ये 2 ओम बनेगा, और ये बैलेंस है, इस वजह से कोई करंट इसमें से फ्लो नहीं होगा। तो उसके बाद अगर हम देखें तो हमारा ये वाला जो 4 ओम होगा और ये जो 4 ओम होगा, ये दोनों सीरीज में होगा। सिमिलरली ये वाला 4 ओम और ये वाला 4 ओम, ये दोनों आपस में सीरीज हो जाएंगे, और फिर ये पैरेलल। ठीक है, तो 4 4 8 4 4 8, और 8 और 8 का कितना हो जाएगा, 4। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट वो कितना है, तो वो हमें पता चल गया, आर इफेक्टिव इस सर्किट का कितना है, तो वो है 4 ओम। बैटरी हमें दिया हुआ है 40 वोल्ट का, तो जो करंट होगा दैट वुड बी 40 डिवाइड बाई 4, यानी कि 10 एम्पियर, है ना। तो जो आई का वैल्यू होगा वो कितना होगा, 10 एम्पियर। देयरफॉर ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ठीक है, चलो उसके बाद देख लेते हैं। तो 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। Statement 1, a uniform wire of resistance 80 ohm is cut into 4 equal parts. These parts are now connected in parallel. The equivalent resistance of the combination will be 5. तो देखो 80 ohm था, इसको हमने 4 equal parts में कट किया, तो हर एक का कितना हो गया, 20 20। फिर उनको आपस में कैसे कनेक्ट कर दिया हमने, पैरेलल।
तो अगर मान लो कि यहां पर है ना, जैसे मान लो कि आर रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस है आर, मतलब एन रेजिस्टेंस है आर रेजिस्टेंस के, है ना, और उनको आपस में हमने लेट्स से कि पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ है, तो जो आर इफेक्टिव आता है वो कितना आता है, तो वो आर बाई एन आता है, राइट। तो यहां पर 20 ओम के 4 बनाए, उनको आपस में पैरेलल लगा दिया, तो कितना आएगा, तो 20 डिवाइड बाई 4 यानी कि 5, तो 5 ओम आएगा। तो इसका मतलब स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही लिखा हुआ है, नो इश्यू। Second statement, the two resistance 2R and 3R connected in parallel in an electrical circuit. The value of thermal energy developed in 3R and 2R will be in the ratio of 3:2. तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में पैरेलल में हमने कनेक्ट किया है, तो लेट्स से कि ऐसे हम R1 मान लेते हैं, ऐसे हम R2 मान लेते हैं, और पैरेलल में V वोल्ट की बैटरी से हमने इसको ऐसे कनेक्ट किया। तो जो थर्मल एनर्जी जो डेवलप होगा टी टाइम में, उसको हम क्या लिख सकते हैं, तो उसको इसमें लिखेंगे वी स्क्वायर अपॉन R1 इंटू टी, और यहां लिखेंगे वी स्क्वायर अपॉन R2 इंटू टी। तो जब हम रेशियो निकालेंगे R1 और R2 से, तो वो आएगा R2 अपॉन R1, ठीक है। तो इन्होंने पूछा थर्मल एनर्जी डेवलप्ड इन 3R एंड 2R विल बी इन द रेशियो ऑफ 3:2, तो सेम रेशियो नहीं होगा, अपोजिट रेशियो होगा, मतलब 2:3 होगा। इसका मतलब दिस स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। तो ऐसा कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है वो हम चेक कर लेते हैं। सो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, इट इज द ऑप्शन नंबर 3। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। तो बच्चों अगर जो भी प्रिपरेशन है, प्रिपरेशन देखो अगर हमारी थोड़ी सी वीक भी होती है तो हमें केवल विश्वास रखना है और उसके ऊपर मेहनत करनी है। अगर आपने ये विश्वास रखा कि डेफिनेटली मेरा सिलेक्शन होगा, मेरी अच्छी प्रिपरेशन है और जो भी कभी रह रही है उसको हम दूर करेंगे, तो एक विश्वास करना अगर आपने अच्छे से कॉन्फिडेंस दिखाते हुए कि जो भी रिक्वायरमेंट है मैं उसको फुलफिल करूंगा या करूंगी, अगर ये विश्वास आपने रखा है अपनी सक्सेस की तरफ, तो ये मान करके चलिए कि आपने आधा रास्ता तय कर लिया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट कोट है, बिलीव एंड यू कैन एंड यू आर हाफ वे देयर। ओके बच्चों, ऑल द बेस्ट।